नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर स्टडी HQ इंडिया पे। और हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके लिए एक मज़ेदार क्विज लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चंस हम इजी टू लेकर के डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आजकल। तो उनके रिलेटेड हम ये क्वेश्चंस है। और ये सेशन हमारा आज का है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, भारत का संविधान के बारे में है। और टोटल हम इसमें स्पेशल 26 क्वेश्चंस कवर करेंगे। मोर ओवर आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और काफ़ी जो क्वेश्चंस जो हैं जो बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड आते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो बिना टाइम गवाए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। और ये टोटल 26 क्वेश्चन है। ये SSC, बैंक और रेलवे तीनों ही एग्ज़ाम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो पहला सवाल है आज हमारा। तो हमारा पहला सवाल है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? व्हेन वाज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। और इसके बारे में और हम जान लेते हैं। जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे बुजुर्ग सदस्य के रूप में होने की वजह से इन्हें अस्थायी सदस्य चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और ये एक फ्रेंच जो एक कस्टम है उसके अंतर्गत इन्हें चुना गया था। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है, प्रस्तावना प्रियम्बल में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? बाय विच अमेंडमेंट वेयर द वर्ड्स सोशलिस्ट एंड सेक्युलर एडेड टू द प्रियम्बल? तो इसका सही आंसर है 42nd संशोधन, आंसर नंबर ए। ये 1976 को हुआ था। और इसमें जो वर्ड्स हैं, जो सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, तीन न्यू वर्ड्स को जोड़ा गया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी का दर्जा भी दिया गया है इस अमेंडमेंट को। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? फ्रॉम विच कंट्री वेयर द फंडामेंटल राइट्स बोरोड इन द इंस्टीट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है अमेरिका, USA। हमने जो फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल राइट्स है, वो हमने US से लिया हुआ है। बढ़ते हैं हम आगे चौथे प्रश्न की ओर। ओके, हु कॉल्ड द आर्टिकल 32 द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसे किसने कहा है? अनुच्छेद 32 को किसने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? एक्चुअली अब वो नहीं रहे इस दुनिया में। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही इसे ये कहा था, क्योंकि ये राइट प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ की। यानी कि अगर आपको किसी भी राइट है, मतलब ये आपको कहीं भी आपको लगता है कि आपका संविधान की जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, तो आप अपने इस हनन के राइट को, मतलब अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को एक्सरसाइज करने के लिए यू कैन गो टू द कोर्ट, एंड दिस इज़ द बेसिकली द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कह सकते हैं। मतलब कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई कानून तो लिख तो लिया गया है, लेकिन अगर उसको आप ये नहीं कर सकते, इनैक्ट नहीं कर सकते, अगर आपसे वो छीना जाता है तो आप उसको कहीं पे चैलेंज नहीं कर सकते, तो इट इज़ बेसलेस। मतलब जो भी राइट्स आपको दिए जाते हैं। तो जो आर्टिकल 32 है इसे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है, क्योंकि अगर इसके बिना जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो मीनिंगलेस हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें प्रश्न की ओर। इन राज्य की नीति निर्देश तत्व DPSP संविधान के किस भाग में है? DPSP आपको बताइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका सही आंसर है भाग 4, पार्ट 4 में ये अंकित है। तो द DPSP आर मेंशन इन पार्ट 4 फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 36 टू 51 एंड दे आर बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत चलाया जा सकता है? यानी कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर इम्पीच करना हो तो ये किस आर्टिकल में इसका उल्लेख दिया गया है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद नंबर 61, आर्टिकल 61 में इसका उल्लेख है। तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। और महाभियोग केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही चलाया जा सकता है। यानी कि अगर कोई प्रेसिडेंट जो है वो वॉल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करते हैं, तभी आप उनके ऊपर इम्पीचमेंट का इनिशिएट कर सकते हैं। जो इम्पीचमेंट है उसको आप उनके तहत इनिशिएट कर सकते हैं। और इसका प्रावधान सारे के सारे आर्टिकल नंबर 61 में दिया हुआ है। बढ़ते हैं अपने सातवें सवाल की ओर। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका सही आंसर है भारत का उपराष्ट्रपति, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा।
ओके, तो द एक्स ऑफिस जो है इसका उल्लेख यहाँ पे हमें किस में मिलता है, आर्टिकल नंबर 64 में। ये पहले से ही मेंशन है कि जो राज्यसभा का जो एक्स ऑफिसियो होगा वो हमारा वाइस प्रेसिडेंट होगा। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है, यानी कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसके दो सेशंस के बीच में कितना गैप मैक्सिमम अलाउड है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने का मैक्सिमम आप गैप ले सकते हो। तो यह है अनुच्छेद 86 के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के एक सत्र में अंतिम बैठक और अगले सत्र के प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, और ये एक आर्टिकल 85 में चिन्हित है, यानी मेंशन्ड है। अगला, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। तो इसका जो राइट है इसको डिसाइड करने का वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोकसभा के स्पीकर के पास ही इसका राइट है ये निर्धारित करने के लिए कि कोई भी बिल जो पेश हो रही है पार्लियामेंट में वो मनी बिल है या नहीं। ओके, और इसका पावर आता है इसे अंडर आर्टिकल 110 ब्रैकेट 3, यानी कि सब ब्रैकेट 3, द डिसीजन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा इज़ फाइनल, और ये चैलेंज नहीं हो सकता। तो जो स्पीकर हैं लोकसभा के वो तय करेंगे कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं। ओके, अगला, द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो भारतीय संविधान के 10वें अनुसूची किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है हमारे दल बदल कानून, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसका एक्सप्लेनेशन ये रहा कि दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची 52nd संशोधन 1985 में द्वारा जोड़ा गया था। और ये अगर कोई मेंबर है विधानसभा या संसद का जो सदस्य है, अगर वो दल बदलता है तो वो अयोग्य हो जाएगा, यानी कि वो डिफेक्ट कर जाएगा, यानी कि ही विल बी डिस्क्वालीफाइड ऑफ हिज रैंक वेदर इज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और अ member of legislative assembly, he has to be suited disqualified on the basis of defection। और ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में लागू किया गया था। ओके, बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। भारत के न्यायवादी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दो प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये कहाँ पे लिखा गया है, तो अंडर आर्टिकल 76 द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द प्रेसिडेंट पर्सन क्वालिफाइड टू बी ए सुप्रीम कोर्ट जज एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनका जो क्वालिफिकेशन होता है एज सच इट मस्ट बी इक्वल टू दैट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज। तो चीफ जस्टिस की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज की बात हो रही है। तो जो ऐसा कोई व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के प्रारूप, मतलब ही इज़ ए वेल क्वालिफाइड पर्सन टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज, ही कैन ऑल्सो बिकम अ the Attorney General of India, and he is appointed by President of India by marking the article number 76। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, अंडर विच आर्टिकल कैन फाइनेंशियल इमरजेंसी बी इम्पोज्ड। तो इसका सही जवाब है आर्टिकल नंबर 360, अनुच्छेद 360। ओके, तो अनुच्छेद क्या कहता है, अनुच्छेद 360 आर्टिकल 360 सेज इफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज थ्रेटेंड द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360। ओके, अगला सवाल है, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा मिला, बाय विच अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज। तो जो पंचायती राज को जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया है वो दिया गया है 73rd अमेंडमेंट के द्वारा जो 1992 में आया था। और उसके बाद ये पार्ट 9 एंड द 11th शेड्यूल जो है वो स्टेटस दिया है किसको, पंचायती राज को। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इन्हें कहाँ से मिला, ये मिला है इनको 73rd संशोधन, यानी कि 73rd अमेंडमेंट बिल, अमेंडमेंट एक्ट 1992। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, विच आर्टिकल्स मेंशन द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 44 अनुच्छेद नंबर 44 में मेंशनड है, अनुच्छेद नंबर 44 में ये मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। और ये है आर्टिकल 44 स्टेट्स दैट स्टेट्स शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स।
और इसी की बात आजकल आप न्यूज़ में भी देखते होंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की कई बार मांग उठती है, तो ये इसी डीपीएसपी के अनुच्छेद नंबर 44 को रेखांकित करके इसकी मांग को कई बार उठाया जाता है। ओके, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? व्हाट इज द मैक्सिमम सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 550। ठीक है, तो 104th amendment removed the second two Anglo-Indian seats, reducing the maximum strength from 552 to 550। तो ये पहले जो स्ट्रेंथ होता था वो होता था 552, जिसमें से जो दो होते थे ये दो एंग्लो इंडियंस के सीट होते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे लोकसभा में। तो इन्हें हटाकर अब जो है इनका जो संख्या है अब हमारे लोकसभा में टोटल हो गए हैं 550। ओके, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत इसका जो है व्याख्या किया जाता है? इसका कहीं पे इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो विच आर्टिकल इट इज़? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 148। आर्टिकल 148 में इसकी जिक्र किया गया है कि एक भारत में कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल होगा। और ये कैग जो होता है इज अ गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स, यानी कि जो पब्लिक का जो टैक्स पेयर्स का जो पैसा होता है इसका ये एक प्रकार से लेखा जोखा मेंटेन करते हैं। और कहीं भी करप्शन की इन्हें अगर लगता है कि पब्लिक का पैसा जो है जो टैक्स पेयर्स का मनी है या फिर जो पब्लिक का जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए था वो सही ढंग से अगर नहीं हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट में, तो ये उसको वॉच डॉग के रूप में ये उनकी जांच पड़ताल करते हैं और दोषी पाने पर ये आगे उस पर कार्रवाई भी करने के प्रस्ताव को आगे रखते हैं। तो आर्टिकल 148 टेल्स विद द ऑफिस एंड अपॉइंटमेंट, यानी कि एक कैग होगा, उसका एक हेड होगा और उसके नीचे लोग कितने होंगे, उसके अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो ये आर्टिकल 148 इसके बारे में बताता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ओके, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी फॉल्स अंडर विच फंडामेंटल राइट? ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हुआ? तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है पहले किस फंडामेंटल राइट के अंडर आता है? ये तो ये आता है आपके राइट टू इक्वालिटी, यानी कि समानता का अधिकार। ठीक है, तो ये अनटचेबिलिटी को एबॉलिश करने का जो राइट आता है फंडामेंटल, वो इसको ख़त्म करने के लिए जो राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि सभी नागरिक एक है, सभी नागरिक बराबर हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की निगाहों में, और विद द लॉ ऑल्सो। ठीक है, तो ये अनुच्छेद नंबर आर्टिकल 17 है और ये इज़ अ पार्ट ऑफ राइट टू इक्वालिटी। और आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है वो सोशल इक्वालिटी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दर्शाया जाता है। अगला, द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ होम। तो जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, वो कब तक मतलब कि अपने ऑफिस के का प्रभात पद को जो है पदभार को धारण कर सकते हैं? तो उनका जो आंसर होगा वो होगा बाय अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंट, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक जो गवर्नर है वो अपने ऑफिस को होल्ड करते हैं, जो राज्यपाल होते हैं। ओके, ठीक है, और इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? आर्टिकल 156 में, द गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है उनके जब तक वो उनके प्लेजर के रूप में, यानी कि उनके अनुमति के द्वारा उन्हें राज्यपाल जो है अपना ऑफिस को धारण करते हैं और उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट। ओके, अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के जो होते हैं वो चेयरपर्सन कौन है? तो इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल। ओके, एंड जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279A इज चेयर्ड बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और इसका उल्लेख भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिलता है और ये हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो श्रीमती निर्मला सीतारमन जी हैं। तो उनका यहाँ पे जीएसटी काउंसिल के अभी वो हेड हैं, आर्टिकल 279 अल्फा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। इन विच केस दे द सुप्रीम कोर्ट गेव द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन? जो बेसिक स्ट्रक्चर जो डॉक्ट्रिन जो दिया गया, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल संरचना के सिद्धांत को दिया था? तो ये कौन सा केस था? तो ये केस था केशव नंदा भारती केस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा और ये बहुत ही फेमस केस है। वैसे तो गोलकनाथ केस भी बहुत फेमस है, मरनिवा मिल्स केस भी है, मेनका गांधी केस भी है, लेकिन जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का जो डॉक्ट्रिन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो दिया था केशव नंदा भारती केस में। ओके,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जैसे कि लोकतंत्र, पंथ निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी और इन सब चीज़ों को नहीं बदल सकती। तो जो सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये केशवनंदा भारती केस 1973 जो एक बहुत ही फेमस केस है, इसके में ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अपना जजमेंट पास किया था। ओके, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के विवादों का निपटारा कौन करता है? तो हु सेटल्स डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो अगर ऐसा कोई डिस्प्यूट होता है जो इलेक्शन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इन्वॉल्वमेंट मतलब कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा कौन करेगा? तो इसका जो निपटारा है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है। और इसका उल्लेख हमें मिलता है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 71, डिस्प्यूट्स आर डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट्स डिसीजन इज फाइनल, यानी कि इनके फाइनल जो डिसीजन जो होता है उसे हम चैलेंज नहीं कर सकते। और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट। ओके, आगे हम आते हैं अपने 22वें सवाल को। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बहुत ही बेसिक सवाल है और ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। जो शेड्यूल्स होते हैं वो टोटल अभी हमारे पास 12 शेड्यूल हैं। इनिशियली वहाँ पे हमारे पास 8 शेड्यूल थे जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा नया जब लागू हुआ था। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल 8 शेड्यूल ही थे। अब जो है सो हमारे पास 12 शेड्यूल हो चुके हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा किया गया था? तो वोटिंग एज वॉज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 बाय विच अमेंडमेंट। ओके, तो इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था वो था 61st अमेंडमेंट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और ये था 61st अमेंडमेंट जो 1988 में लागू हुआ था और अनुच्छेद में 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, बाय द 61st अमेंडमेंट 1988। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? तो आर्टिकल हो जाएगा 326। अगला सवाल, सरकारिया कमीशन किससे संबंधित था? तो जो सरकारिया कमीशन था वो रिलेटेड टू सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, सेंटर और जो केंद्र है और राज्य के बीच के रिलेशंस के बारे में ये जो कमीशन जो स्थापना की गई थी वो उससे ही रिलेटेड कमीशन स्थापित की गई थी। और ये स्थापित की गई थी 1983 में टू एग्जामिन द बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ की मतलब कि ऐसा तो नहीं है कि जो सेंटर है ही इज़ हैविंग मोर बायस्ड ऑफ ऑल द पावर्स एंड स्टेट हैव रिलेटिवली लेस पावर्स टू देयर सब्जेक्ट्स। तो ऐसा तो नहीं है। तो इसका मतलब एक एनालिसिस करने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। बढ़ते हैं हमारे 25वें सवाल की ओर। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर एज इंडिया एज, मतलब जो आर्टिकल 1 है हमारे संविधान का वो इंडिया को किस प्रकार से डिक्लेयर करता है? क्या डिक्लेयर करता है हमारे संविधान को, हमारे देश को? तो हमारे देश को वो कहता है यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हमारा जो देश है ये कई सारे राज्यों का एक यूनियन है। एक यूनियन है मतलब कि अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सब का एक यूनियन है। और इन सब के यूनियन में हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है और उस क्षेत्र का, उस स्टेट का, उस यूनियन टेरिटरी का एक रीजनल गवर्नमेंट है। तो ये सभी एक स्टेट्स आपस में मिल करके एक भारत देश बनाते हैं और यही आर्टिकल नंबर 1 में बताया गया है। ओके, ठीक है, तो आर्टिकल 1 जो होता है इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। यूनियन ऑफ स्टेट्स का जो शब्द है सर आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो इसमें जो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल। यहाँ पर अब हमारा ख़त्म हो चुका है दोस्तों, और इसी के साथ आज का हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो छूट गए हैं तो कमेंट कर कर हमें बताएं, हम अगले वीडियो में उसको ज़रूर डालेंगे और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन सेट का क्वेश्चन सेट नंबर 1 है। हम सेट नंबर 2 जल्द ही आपको लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।